वेलकम बच्चे, स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा के टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी शॉर्ट वीडियो पे थे, जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक सीरीज चल रही है उस पे थे। तो हमने जो लास्ट क्लास जो हमने देखी थी, वो हमने क्या देखा था कि जो इज़राइल को, अगर हम इज़राइल का जो फॉर्मेशन देख रहे थे, तो हमें ये पता है कि बेबीलोनियंस ने उन्हें वहां से निकाल दिया। और अब ये कौन सी तारीख में? अब ये आपके क्रिश्चियन तारीख में, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी वो क्या था कि एक तरीके का, शुरू से एक तरीके का एक नैरेटिव बना हुआ था काफी हद तक, जो बाद में भी यूज हुआ कि हर चीज के पीछे ना ज्यूस है, ठीक है। तो ज्यूस है। तो अगर आप देखोगे, पुराना नैरेटिव ये था कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के पीछे भी ज्यू से रोमन एम्पायर को उन्होंने भड़काया था, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि पोलग्रम्स का एक एक कहते कॉन्सेप्ट होता है, पोलग्रम, जिसमें हर चीज के लिए ज्यूस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था, हर चीज के लिए कि इसके लिए ज्यूस जिम्मेदार। और काफी हद तक ये क्रिश्चियन वर्ल्ड की एक देन थी, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में वो चीजें हुआ करती थी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला, ठीक है, ऐसी एक पोलग्राम की फोटो है ये वाली, जब पिक्चर ऑफ बर्निंग ऑफ ज्यूस अराउंड द 1353 ज्यूस वन ब्लेम फॉर द प्लेग एपिडेमिक इन यूरोप। तो मतलब यूरोप में जो पेंडेमिक या एपेंडेमिक कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो जूस को ब्लेम कर देते थे, और उसको एक कहते हैं ना कि पिंड के पिंड जला देना या उनके गांव के गांव जला देना, वो ऐसा करते। तो ये बड़ा था अराउंड। उसके बाद फिर उसके बाद देखते हैं कि ये बड़ी फेमस पिक्चर है आपकी, कौन सी? ये लगभग लगभग है आपकी इनलाइटमेंट की, ठीक है, जिसको हम ज्ञानोदय कहते हैं यूरोप में। फिर यूरोप में क्या होता है कि तारीख बदलती है और धीरे धीरे वहां पे इनलाइटमेंट, रनेसा, मॉडर्निटी आती है, जिसमें ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। और यहां से ज्यूस की जिंदगी थोड़ी सी बदलनी चालू होती है, ठीक है, यहां से ज्यूस की जिंदगी बदलनी चालू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो जो कहते हैं ना तरक्की याफ्ता जो कंट्री होती है उस टाइम पे, जो ऐसे कहते हैं कि अब वो जल्दी जो डेवलप हो जाती थी या हो गई थी इनलाइटमेंट और रनेसा के नतीजे में, तो वहां पे ज्यूस को एक इक्वल सिटीजन मानना स्टार्ट होता था। सबसे पहले एक एक बड़ी अच्छी जो तारीख होती है जिसको हम जानते हैं, वो है 1789, जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखोगे 1791 में फ्रेंच रेवोल्यूशन 89 माना जाता है, पर ये उसका एक पीक था। द फ्रेंच बिकम अ फर्स्ट कंट्री इन यूरोप ग्रांट द जूस लीगल इक्वालिटी। फिर उसके बाद ब्रिटेन ने दिया, उसके बाद जर्मनी दिए। तो जो जूस के साथ जो इस तरीके की जो जातियां थी, वो काफी हद तक इनलाइटनमेंट और रनेसा के नतीजे में यूरोप में कम होने लगी। तो फ्रांस ने उसको एक लीगल इक्वल सिटीजन मान लिया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे, उसी के आगे चल के फिर आपके ब्रिटेन ने भी मान लिया, और ब्रिटेन के बाद जर्मनी ने भी। तो ये वो तीन मुल्क थे बेसिकली। वो बेसिकली उस टाइम पे बड़े डेवलप भी थे, काफी हद तक प्रोग्रेसिव भी थे, और उन्होंने ज्यूस को इक्वल सिटीजन मान लिया। तो काफी हद तक पोलग्रम वहां पे खत्म हो गए, ठीक है। अब ये कहानी यहां से आगे चली, पर उसके बाद एक चीज स्टार्ट हुई। अब आपको पता है कि इनलाइटमेंट और रनेसा था, ठीक है, इनलाइटमेंट और रनेसा था यूरोप में, जिससे मॉडर्निटी आई आगे चल के। और उसी के टाइम पे ना ज्यूस का एक हस्तकला चला, ठीक है। हस्तकला एक ज्यूस इनलाइटमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें ज्यूस स्कॉलर्स ने ये बोला कि अब हम शायद वापस अपने उसमें वहां पे नहीं जाएंगे, जो पुराना जो सलेमन या जेरूसलेम था। उन्होंने बोला कि अब हम यूरोप में ही रहेंगे और अच्छी तरीके से रहेंगे, और यूरोप ने जो हमारे साथ जो जाति और जुल्म करे हैं, अब वो चीजें हम भुला दिया जाएगा। अब हम यूरोप हमें एक इक्वल नागरिक मान रहा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसने, वो लोग काफी हद तक यूरोपियन हो गए, ठीक है। तो हस्तकला एक तरीके का ना ज्यूस इनलाइटमेंट था, जिसमें उन्होंने एज यूरोपियन अपने आप को कंसिडर करा, ठीक है। और यहाँ पे वो उन्होंने वे सारे मामला छोड़ दिए थे कि नहीं, वो वैसे भी उनके में बाइबल मुकद्दस में ही लिखा हुआ है कि एक बार जलजले का दिन आएगा, लास्ट दिन आएगा, और तब जाके वो ज्यूस वहां पे दोबारा सेटल्ड होंगे, ठीक है, अपने होमलैंड में, ठीक है। तो इन्होंने फिर हस्कला में ये आया कि इन्होंने अपने आप को यूरोपियन ही तस्लीम कर लिया। पूरे ज्यूस एक तरीके का देखते कि ज्यूस इनलाइटमेंट को, तो ये क्वेश्चन कई बार आया भी हो आपके डिफरेंट एग्जाम में, हस्कला क्या है? हस्कला ज्यूस इनलाइटमेंट है। ये डिफरेंट स्कॉलर्स है, फिलोसफर्स है, वो हम कभी पढ़ते हैं तो हम आगे उस चीज को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो चला था, पर उसके साथ अगर आप देखोगे, जब हस्कला चला था, हस्कला ने तो उन्होंने उस चीज को ड्रॉप कर दिया कि ज्यूस ने ये ड्रॉप कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। पर वहां पे कॉन्सेप्ट आया, बहुत कम लोग जानते, जिसको आजकल हम, जब मैंने शुरू में क्लास ली थी तो मैंने जायनिज्म बताया था, पर हम ये नहीं जानते कि जायनिज्म एक्चुअली में क्रिश्चियन जायनिज्म, पहले क्रिश्चियन जायनिज्म था, और बाद में चल के इसी जायनिज्म को ज्यूस जायनिज्म ने अडॉप्ट करा।
तो एक क्रिश्चियन जायनिज्म आया। क्रिश्चियन जायनिज्म क्या चीज थी, अगर अगर हम उसको ज्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में ना जाए तो हम अगर देखें क्रिश्चियन जायनिज्म ये था कि ना उसके अंदर कुछ अलग अलग बातें थी। मेन एक बात ये थी कि जो प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के हवाले से थी, वो ये कहते थे कि ये जो ज्यूज जो है, वो यहूदी जो है ना, इन्हें वापस चला जाना चाहिए कहाँ पर, आपके जेरूसलेम में और फिलिस्तीन में, ठीक है। और वो उनका एक प्योर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था कि जूस इसलिए वापस चले जाना चाहिए कि जब जूस वापस जाएंगे तब जाके आपकी जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग पॉसिबल हो पाएगी। और उनको जिस जिस सिटी के बारे में मुकद्दस बाइबल में बताया हुआ है, वो वहां पर फिर मिलेगा आपके क्रिश्चियंस को। तो ये एक मामला था। एक क्रिश्चियन जायनिज्म आया और ये कहता था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्यूस को, यहूदियों को अरब से जाके वापस पैलेस्टीन या जेरूसलम जाना चाहिए और चले जाना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद अगर हम बाइबल मुकद्दस की उस तरीके से देखें तो वो कहते हैं कि उसी के बाद आपकी जीसस क्राइस्ट की सेकंड जो होगी कमिंग, वो पॉसिबल होगी। और उसके बाद उन्हें एक प्रॉमिस होमलैंड मिलेगा। प्रॉमिस होमलैंड जो क्रिश्चियंस बाइबल में उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपके में हुआ करता था, जो काफी हद तक ये नया तरीके का लॉजिक था, जो काफी हद तक ज्यूस के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैंने बताया कि बाइबल की सेकंड कमिंग वाली थी। और एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज थी, एक और लॉबी जो था यूरोप में, वो ये चाहता था कि यार जो क्रिश्चियंस लोग है ना, क्रिश्चियन सॉरी, जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियन जायोन जो कांग्रेस जो हम देखते हैं, तो ये एक यूरोप की वो लॉबी थी, ये चाहती थी कि ना जो ज्यूस जो है ना, उनको दोबारा से पैलेस्टीन में सेटल होना चाहिए। अब इनका नुक्ता नजर अलग था। वो ये चाहते थे कि जो जूस वहां पे जाए और वो क्या बनाए वहां पे, वो सेटलर कॉलोनीज बनाए, जिसकी बात मैंने शुरू की वीडियोस में करी थी, सेटलर कॉलोनीज, कि वो जाएंगे और वहां पे एक सेटलर कॉलोनीज बनाएंगे। अगरचे जो ज्यादातर जो जूस है वो यूरोपियन किस्म के, तो उससे एक तरीके की यूरोप का दबदबा आपके पैलेस्टीन और मिडल ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो वहां पे क्रिश्चियन जायनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एक तरफ तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि क्रिश्चियन, ये आपके जूस चले जाए तो जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग पॉसिबल होगी। और एक क्रिश्चियन जायनिज्म ये था जो सेटलर कॉलोनीज की तरफ था, कि वो कहते हैं कि ये अगर ये चले जाएंगे तो ये यूरोपियन किस्म के जूस है, तो वहां पे वो हमारी एक तरीके का हमारा बेस बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यहां से क्रिश्चियन जा, पर इस चीज को ध्यान रखना, यहां तक आपके जो हस्कला के थ्रू, आपके हस्कला इनलाइटनमेंट में जूस इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर चुके, तो उनका उनके लिए जायनिज्म का कोई मतलब नहीं था। जुडाइज्म भले ही था, और जुडाइज्म को अब कह रहे थे कि वो तो एक बार ऐसा दिन आएगा और वो जो उनके जो उनके जो जिन पे फेथ है, वो उस चीज को एक प्रॉमिस लैंड देंगे, वो अलग है उस चीज में, ठीक है। तो वो तो रिलीजियस पॉइंट था, तो जायनिज्म छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगर देखोगे, ये वही फिक्रा है जो अक्सर जो क्रिश्चियन जायनिज्म जो यूज करते थे ज्यूस के लिए, काफी हद तक वो नहीं, देखो ना, क्रिश्चियन जायनिस्ट कॉइंड द फ्रेजेस जो हमेशा सुना, अ लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड। पैलेस्तीन के बारे में कह रहे हैं, बड़ी अजीब, और ये पैलेस्तीन के ओरिजिनल फोटो पे कायदा, ठीक है, अ लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड। तो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए बात कर रहे हैं कि ज्यूस के लिए है ये सारी चीजें, और वो इधर उधर भटके फिर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ, ये एक इंसिडेंट हुआ जिससे जो हम ये कहते हैं आपका जो क्रिश्चियन जो जायनिज्म था वो ज्यूस जायनिज्म में चला गया, ठीक है। क्रिश्चियन जायनिज्म ज्यूस जायनिज्म में चला गया, उसको डेरिफल्स अफेयर्स कहते हैं। ये था आपका लगभग लगभग डेरिफल्स अफेयर्स दो 1896 से उसके एक साल तक। ये एक ज्यूस ऑफिसर था, ठीक है, ज्यूस ऑफिसर था, और इसको फ्रांस में ये इल्जाम लगाया गया कि इसने ना गद्दारी करी अपने मुल्क से, ठीक है। और उसके बाद वो जो पुरानी थ्योरी जिसको हस्कला में जो सोचते थे कि अब यूरोप से जा चुकी है, वो पुरानी थ्योरी दोबारा आ गई, ठीक है। वो पुरानी थ्योरी दोबारा आ गई कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही किस्म के होते हैं, चीजों को भड़का देते हैं, इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वो सारे जो सेमेटिक एंटी सेमेटिक वाला जो लॉजिक था, जूस की जो जूस सोचते थे कि दब गया, वो दोबारा आ गया। अगरचे ये जो लोग थे, जो डायफस जो इंसिडेंट था, इसमें ये इसकी कोई गलती नहीं थी, बाद में साबित भी हुआ, पर इनके ऊपर वो जूस इल्जाम होने से सारी चीजें, तो ये एक तरीके का जब सजा मिली डायफस, उसमें जब किसी कोई गलती नहीं थी, और उसमें एक जूस कॉन्स्पिरेंसी की थ्योरी दोबारा आ गई, जिसको जूस कहते थे कि शायद ये अब खत्म
हो चुका है। अब यहाँ पे फिर जाके ज्यूस ने क्या अडॉप्ट करा, फिर जाके ज्यूस ने यहाँ पे अडॉप्ट करा द ज्यूस जायनिज्म। तब ज्यूस ने बोला कि वहां पे फिर एक लॉबी उभरी विद इन ज्यूस कि हमें वापसी चले जाना चाहिए, हमें अपने वतन की तरफ वापसी चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डायफर्स मूवमेंट में यहाँ पर अगर आप देखोगे, डायफर्स इंसिडेंट में यहाँ पे जाकर आपका ज्यूस जायनिज्म एक तरीके से उभरता है। उससे पहले क्रिश्चियन जायनिज्म ये हुआ करता था। ठीक है, तो इसका जो अगला पार्ट है उसके लिए आप वेट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, सो आज के लिए इतने बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।